कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। एवरीवन, वेलकम बैक टू वेदांतु। आप देख रहे हैं वेदांतु नीट मेडीजी चैनल और मैं हूं गौरव गुप्ता, आपका फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज नीट स्प्रिंट में हमने थोड़े से चेंजेस कर लिए हैं। ऑन द पब्लिक डिमांड हम लेके आए हैं आपके लिए थर्मल फिजिक्स, क्योंकि बच्चों का कहना था कि सर लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन हम बाद में कर लेंगे। अभी हमारे स्कूल में थर्मल फिजिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स चल रहा है, तो वो हम पहले कर लेते हैं। तो दैट इज वाई बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए नीट स्प्रिंट में थर्मल फिजिक्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और थर्मल फिजिक्स का वेटेज बच्चों 10 to 12% का होता है आपके नीट एग्जाम में। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़ी अच्छी बात है कि इजी होते हैं, ठीक है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं। कम एफर्ट में आप ज्यादा स्कोर थर्मल फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं, बट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं। हे एवरीवन एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। हे प्रिंस, हेलो खुशबू, हाय नेहा, हेलो देवांश, हाय स्वाति, हेलो गर्गी, जय माता दी, हेलो साक्षी, हाय ऋत्विक, हेलो अनामिका, प्रोलिता, राहुल। चलिए बहुत अच्छे, हाय स्मार्ट स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? गुड टू सी ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों विदाउट एनी डिले। ऑसम टॉपिक ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये जो पूरा थर्मल फिजिक्स है ये अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होगा। आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करेंगे, इन विच विल बी डूइंग थर्मल एक्सपांशन एंड कैलोरीमेट्री। फिर आपके पास बच जाएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट ट्रांसफर, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, एंड एट द एंड विल बी डूइंग थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, कार्नोट साइकिल, रेफ्रिजरेटर, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो ये भी काफी टाइम तक चलेगा बच्चों, और इसमें हम काफी टाइम देंगे बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। ओके, चलिए फाइन, लेट्स मूव अहेड, स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमारा जो चैनल है प्लीज उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वी नीड योर सपोर्ट्स, और हम बहुत जल्दी 1 मिलियन तक भी पहुंचने वाले हैं, राइट? चलिए, ये मैं सबसे आपको पहले ट्रेलर देने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ताजा ताजा गर्मा गर्म क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन जेईई मेंस 2020, है ना? तो ये क्वेश्चन देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि पता नहीं टेबल गिवन है, और ऊपर से बच्चों ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो आपको पता होगा जेईई मेंस में अब इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं 5, जहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस नहीं होते हैं, बट आपको वहां पे अपना वैल्यू एंटर करना होता है, जो भी आपका आंसर आए। तो इस क्वेश्चन को हम किल करने वाले हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो आप देखोगे कि जो कंसेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे, जो कंसेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी, उसके बाद ये जेईई मेंस का क्वेश्चन भी आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं आफ्टर डूइंग द कंसेप्चुअल क्लैरिटीज एंड फॉर्मूले। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक आज का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज का हमारा पहला टॉपिक होगा थर्मल एक्सपांशन, राइट? तो शायद थर्मल एक्सपांशन के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने सुने होंगे कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके बीच में हम थोड़ा गैप छोड़ दिया करते हैं। आजकल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं वहां पे भी आप देखेंगे कि वॉल्स के बीच में छोटा सा गैप होता है, बिकॉज जब समर आता है तो थिंग्स एक्सपैंड। तो आप नहीं चाहते हैं कि कोई क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाए या फिर रेलवे ट्रैक्स बेंड हो जाएं, तो इसलिए थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई पूछ रहा है सर एनसीईआरटी में है क्या? बिल्कुल है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, है ना?
तो देखो समर में एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब है जब आप किसी भी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द थिंग एक्सपैंड्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अब किसी भी चीज के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इनका जो वाइब्रेशन होता है वो तेज हो जाता है, एंड दे रिक्वायर मोर स्पेस नाउ। तो पहले ही ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, छोटा छोटा, ठीक है, थोड़ा सा वाइब्रेशन। इंक्रीज टेम्परेचर, मोर वाइब्रेशन, दे रिक्वायर मोर स्पेस, दैट इज व्हाई द मटेरियल एक्सपैंड्स। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, हाय साक्षी, देखो अगर इनिशियल लेंथ मटेरियल का बच्चों L1 था, ठीक है, इनिशियल लेंथ था ये, मान लीजिए आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी से आपने टेम्परेचर चेंज किया, मान लीजिए लेंथ हो जाती है इसकी L2। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला है बच्चों, एक बार देख लीजिए, बिना इस फॉर्मूले के आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बट इफ यू नो दिस फॉर्मूला आप क्वेश्चंस कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इनिशियल लेंथ देखिए कितना है L1, फाइनल लेंथ हो गया L2। अगर L1 और L2 इनिशियल और फाइनल लेंथ है तो फाइनल लेंथ का फॉर्मूला होता है L1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डन है क्या? इसमें एक और चीज होती है डेल्टा L। तो बच्चों डेल्टा L का मतलब क्या होगा बताइए? L2 माइनस L1 होगा क्या, है ना? ऑब्वियसली L2 माइनस L1 होगा डेल्टा L, चेंज इन लेंथ। अगर आप L2 माइनस L1 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, मैं आपको एक बार डेराइव करके बताता हूं। देखो L2 का आप ऐसा भी लिख सकते हैं, L1 अंदर ले लीजिए, तो L1 इंटू 1 विल बिकम L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा टी, करेक्ट? L1 को सिर्फ अंदर लिया है। नाउ इफ यू वांट L2 माइनस L1, इस L1 को इस तरफ ले आइए, तो ये बन जाएगा L2 माइनस L1 बच्चों, और आपको मिल जाएगा डेल्टा L इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी। ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा टी का मतलब है द टेम्परेचर विच इज रेज्ड, है ना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ, L2 का मतलब है फाइनल लेंथ, और L1 का मतलब है इनिशियल लेंथ। क्या फॉर्मूला समझ में आया? सिंपल फॉर्मूला है ना, बिल्कुल। फाइनल लेंथ इज इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और अगर आपको चेंज इन लेंथ चाहिए तो इट इज L1 अल्फा डेल्टा टी। यस उमा सॉरी, इट इज लाइव, है ना, ये लाइव है बिल्कुल। समझ आया क्या एवरीवन? क्योंकि समझ आएगा तो मजा आएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखो ये कहलाता है लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन के साथ साथ एरिया एक्सपांशन भी पॉसिबल है बच्चों। एरिया एक्सपांशन में क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। अगर इनिशियल एरिया किसी चीज का A1 है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद अगर ये A2 हो जाए तो सेम फॉर्मूला इधर भी होता है। देखो इस बार फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो A2 इज इक्वल टू, ध्यान लगाओ, A2 इज इक्वल टू A1 टाइम्स 1 प्लस, एक ही डिफरेंस होता है बच्चों, अल्फा के जगह आ जाता है बीटा डेल्टा टी। ये देखो क्या बिल्कुल फॉर्मेट सेम है फॉर्मूला का। L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बीटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। मतलब बीटा जब एरिया होगा तो लेना है, अल्फा जब लीनियर होगा तो लेना है। ना व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अल्फा कब है, जब सिर्फ एक डायमेंशन में चेंज हो रहा है। बीटा कब है, जो 2 डायमेंशंस में चेंज हो रहे हैं, लेंथ के साथ साथ हाइट भी चेंज हो रही है। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है कि बीटा की वैल्यू होती है 2 टाइम्स अल्फा। ठीक है, सिर्फ ये याद रखो, अल्फा 1D के लिए है और बीटा 2D के लिए है। ये 1 डायमेंशन में चेंज था, यहाँ पे 2 डायमेंशन में है तो 2 अल्फा हो जाता है। समझ आया? यस, क्रैश कोर्स में आई ओनली टीच। अब देखो लास्ट है बच्चों वॉल्यूम एक्सपांशन। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर लेंथ में फॉर्मूला ये था, अगर एरिया में फॉर्मूला ये था, तो वॉल्यूम में फॉर्मूला क्या होगा? मान लीजिए ये V1 है और ये V2 है, ठीक? तो V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी, अल्फा बीटा और गामा।
इसमें क्या आ जाता है बच्चों, गामा आ जाता है। ये गामा हाउसफुल 4 वाला गामा नहीं है, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और थोड़ा और दिमाग लगाओ, एक डायमेंशन में अल्फा था, 2 डायमेंशन में 2 अल्फा हो गया, तो 3 डायमेंशन में यानी कि गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अल्फा। सिंपल है क्या, डन एंड डस्टेड। यही है थर्मल फिजिक्स, है ना, यही है थर्मल एक्सपांशन का टॉपिक। तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तीनों का जो रेशियो होता है अल्फा बीटा गामा का, वो होता है 1:2:3 वाला, है ना, तो एक ही बात है, ठीक है। चलिए फाइन एवरीवन, गॉट इट। रिपीट करने को कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तनु क्या रिपीट करूं मैं, बताइए। फाइनल लेंथ का फॉर्मूला होता है इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनल एरिया का फॉर्मूला होता है इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अल्फा आपको पता होगा, बीटा विल बी 2 टाइम्स अल्फा एंड गामा विल बी 3 टाइम्स अल्फा। इजी बिजी, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सिंपल फॉर्मूले हैं और फॉर्मूला बेस्ड ही होने वाला है आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। ये था लीनियर एक्सपांशन। सेकंड टॉपिक है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब ये कैलोरीमेट्री आपने थोड़ा केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, क्योंकि जो चीजें आप थर्मल फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, वो चीजें आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होते हैं। जैसे आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, यहां पे भी पढ़ेंगे। ये कैलोरीमेट्री भी वन ऑफ दैट टॉपिक ही है जो आप केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी। अब ये देखो बहुत ही आसान टॉपिक है। कैलोरीमेट्री में क्या होता है, 2 बॉडीज हैं, पहले बॉडी का मास है m1 और उसकी स्पेसिफिक हीट है c1। दूसरे बॉडी का मास है m2, स्पेसिफिक हीट है c2। इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है, इसका इनिशियल टेम्परेचर T2 है। तो बच्चों सोच के देखो, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब अगर ये टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट कहां से कहां फ्लो होगा। एक बच्चे को पता है, बच्चे को पता है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सही है क्या। तो देखो अगर ये T1 है और अगर ये T2 है, इफ T1 इज मोर, हीट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कहना सिर्फ इतना सा है कि जो भी हीट ये T1 वाला बॉडी रिजेक्ट करेगा, दिस T2 वाला बॉडी विल एब्सॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। और हीट का फॉर्मूला, सेंसिबल हीट का फॉर्मूला, वो भी आप सभी ने पढ़ा है, जैसा कि गर्गी चैट बॉक्स में भी लिख रही है, बिल्कुल सही। तो फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी, राइट बच्चों, m इंटू c इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आप लिखेंगे कि कितना हीट इसने लॉस किया, एक और चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि बाद में फाइनली इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इक्विलिब्रियम अचीव होने का मतलब क्या है, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। पहले तो ये ज्यादा टेम्परेचर था, ये कम टेम्परेचर था, दे विल एक्सचेंज हीट एंड दे विल बिकम एट सेम टेम्परेचर। तो इसका फाइनल टेम्परेचर भी T और इसका फाइनल टेम्परेचर भी T। तो आप अगर ये फॉर्मूला लिखेंगे, हीट लॉस्ट बाय फर्स्ट बॉडी m1c1 T1 माइनस T, सेकेंड बॉडी m2c2 T माइनस T2, हीट गेन्ड, तो एक इक्वेशन निकल के आता है बच्चों। एंड लिटरली टेलिंग यू दिस इक्वेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट। और जो जेईई मेंस का एक अलग सा अजीब सा क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था क्लास के बिगिनिंग में, वो इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक बार फॉर्मूला देख लीजिए सब लोग, T इज इक्वल टू m1c1 T1 प्लस m2c2 T2 अपॉन m1c1 प्लस m2c2। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। C इज द स्पेसिफिक हीट, ओके, C इज द स्पेसिफिक हीट। डन बच्चों, समझ में आ गया फॉर्मूला आपको। तो जब कैलोरीमेट्री में 2 चीजें मिक्स हो रही हैं तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। इसमें एक और स्पेशल केस है। मान लीजिए इन दोनों का मास अगर सेम होता बच्चों, मान लीजिए इन दोनों बॉडीज का मास अगर सेम है, तो क्या करेंगे बच्चों, मास बाहर आ जाएगा। देखो ये मास, ये मास, ये मास और ये मास विल गेट कैंसल्ड आउट। तो आपका फॉर्मूला बनेगा C1 T1 प्लस C2 T2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। ऐसे ही 3 डिफरेंट केसेस होते हैं स्पेशल केस के, वो मैं आपको अब एक बार समझा देता हूं। देखो ये 3 स्पेशल केसेस हैं। अब यहां पे कई बार टेम्परेचर को आप थीटा लिख लेते हो, कई बार टी लिख लेते हो, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा, टेम्परेचर को टी भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर को हम थीटा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था मिक्सचर टेम्परेचर का या फिर टी का,
यानी कि फाइनल टेम्परेचर का स्पेसिफिक हीट गिवन होता है बच्चा, ठीक है उमा, स्पेसिफिक हीट विल बी गिवन। अब देखो फॉर्मूला क्या है, m1c1 θ1 प्लस m2c2 θ2 डिवाइडेड बाई m1c1 प्लस m2c2। बच्चों यही फॉर्मूला है क्या जो हमें याद रखना है, जनरल फॉर्मूला है ना, ये जनरल फॉर्मूला जो हमको याद रखना है। अगर दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम है बच्चों, इफ बोथ द बॉडीज आर हैविंग सेम स्पेसिफिक हीट, तो सेम स्पेसिफिक हीट होने से ये स्पेसिफिक हीट बाहर आ जाएंगे कॉमन, यहां से C1 C2 कॉमन और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फॉर्मूले में सिर्फ ये बचेगा, देखो m1 θ1 प्लस m2 θ2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर दोनों का मास सेम हो जाए, है ना, अगर मास सेम है तो मास सेम होने से क्या कैंसिल होगा, ऊपर और नीचे से मासेस कैंसिल हो जाएंगे। अगर मासेस कैंसिल होंगे ऊपर और नीचे से तो आपके पास फॉर्मूले में क्या बच जाएगा, देखिए θ1 C1 प्लस θ2 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कितना आसान है। अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दोनों ही चीजें इक्वल हो जाए, यानी कि मासेस भी सेम है, स्पेसिफिक हीट भी सेम है, तो ये पूरा पार्ट बाहर आएगा, m1 C1 m2 C2 सब कुछ कैंसिल होगा ऊपर और नीचे से, नीचे बचेगा सिर्फ 2, क्योंकि ये बाहर आने से 1 बन जाएगा, ये भी बाहर आने से 1, 1 प्लस 1 2, ऊपर बचेगा θ1 प्लस θ2, तो मिक्सचर टेम्परेचर हो जाएगा θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम कहते हैं एवरेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ दो सब्सटेंसेस को अगर मिक्स करें और उनका टेम्परेचर, मिक्सचर टेम्परेचर अगर उनके एवरेज के बराबर है, टेम्परेचर के एवरेज के बराबर है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन, मास इक्वल होना चाहिए दोनों का और स्पेसिफिक हीट भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि दोनों सेम टू सेम सब्सटेंस होना चाहिए, इक्वल मास का। तो दो सेम सब्सटेंस को अगर आप इक्वल मास में मिक्स करते हैं, बट अगर उनके इनिशियल टेम्परेचर अलग अलग थे, तो थीटा मिक्सचर यानी कि फाइनल टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर मासेस सेम है तो ये वाला इक्वेशन है, स्पेसिफिक हीट सेम है तो ये वाला इक्वेशन है, कुछ भी सेम नहीं है तो ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज द जनरल इक्वेशन। ये इक्वल स्पेसिफिक हीट, इक्वल मास एज वेल एज इक्वल स्पेसिफिक हीट। अगर आपको ये सारे इक्वेशंस याद रह गए, कैलोरीमेट्री का आपसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा ये मिक्सिंग वाला, ठीक है। क्लियर है क्या एवरीवन? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑन दैट। कम ऑन, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाक से। यस, दिस इज फॉर्मूला बेस्ड, पूरा चैप्टर लगभग फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, लास्ट वाली है सबके लिए एग्जैक्टली। चलिए, ऑल यू ब्यूटीफुल माइंड्स डूइंग रियली वेल, आगे बढ़ जाते हैं। बच्चा एक लेटेंट हीट भी होती है, सुना है क्या आपने लेटेंट हीट के बारे में? लेटेंट हीट क्या होता है? जब फेज चेंज होता है ना, जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए या वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए, तो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। सिमिलरली जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो या वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो, उसको भी हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, है ना, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। तो बच्चों ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, मतलब अगर वाटर है आपके पास, उसको वेपोराइज करना है तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। क्वेश्चन के साथ पूरी फील दूंगा, टेंशन मत लो, अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो व्हाट इज लेटेंट हीट एंड ऑल, ठीक है। अच्छा एक बात और मुझे आप बताइए, ये जो फ्यूजन होता है ये किस टेम्परेचर पे होता है? चलिए एवरीवन, आई वांट टू नो द आंसर फ्रॉम एवरीवन। बताइए कब होगा ये, कौन से टेम्परेचर पे द वाटर विल बिकम आइस? वाटर आइस कौन से टेम्परेचर में बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, यानी कि टेम्परेचर रहेगा सेम। इसका मतलब क्या है? 0 डिग्री वाटर बिकेम 0 डिग्री आइस, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इज विथ रेस्पेक्ट टू द फेज चेंज, फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। सिमिलरली बच्चों अगर वेपोराइजेशन की बात करें तो लिक्विड का वेपर कौन से टेम्परेचर पे बन जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। सो दिस इज द वेपोराइजेशन टेम्परेचर। हम जनरली वाटर की ही बात करते हैं, H2O ही लेते हैं, है ना। तो ये 0 पे होता है और ये 100 पे होता है। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चंस।
पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप फॉर्मूला गलती से भी भूल चुके हैं, मैं एक बार लिख देता हूं कि चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है ना, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल का फॉर्मूला ये होता है L1 अल्फा डेल्टा टी, इनिशियल लेंथ इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी। चलो बच्चों देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हालांकि इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं है। कम ऑन एवरीवन, डू इट। Phase change will only change when temperature changes. Beta, phase will not change when temperature changes, okay? So phase change occurs at constant temperature. Okay, Uma Bala, phase change always occurs in constant temperature because आपने सुना होगा ice at 0 can become water at 0. So there is no change in temperature but there is change in phase. B कह रहे बहुत सारे बच्चे है ना, You all are saying B it seems, हाँ? B सही है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, but most of you have said कि B is the answer। चलिए देखते हैं क्या B आंसर है या नहीं, ठीक है? Moment of realization, yes, B is the correct answer। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत जल्दी होगा, don't worry। B is the correct answer। The answer is alpha L1 plus is equal to alpha 2 L2। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था, नाइस क्वेश्चन। सी हाउ डू वी सॉल्व इट। इट सेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ब्रास रॉड है और स्टील रॉड है, तो यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मान लो ये वाला अपना ब्रास रॉड है और ये वाला अपना स्टील रॉड है ना। इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा 1 है बच्चों, इसका अल्फा 2 है। नाउ ही इज सेइंग इफ L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड, मतलब दोनों का लेंथ भी गिवन है, ये मान लो L1 है और ये मान लो L2 है। L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल द टेम्परेचर्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, थोड़ी इंग्लिश ढंग से समझनी पड़ेगी आपको। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टील का लेंथ है ना, और ये ब्रास का लेंथ है। ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है L2 माइनस L1, सही है क्या बच्चों? मतलब उनके लेंथ में जो डिफरेंस है वो इतना है, L2 माइनस L1। क्वेश्चन सेज कि L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड एट ऑल द टेम्परेचर्स। मतलब अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज भी कर दें तो भी ये डिफरेंस चेंज नहीं होगा। इसको कैसे समझो पता है? देखो मैं आपको एक अच्छी सी चीज समझाता हूं, मतलब लॉजिकल चीज है ये, चीज कैसे वैलिड है ये आपको कैसे समझ में आएगा। देखो मान लो हम एज की बात करते हैं, एज वाले क्वेश्चन सबने किए हैं क्या मैथ्स में? मान लो एक फादर है और एक चाइल्ड है ना। मान लीजिए बच्चों फादर की एज 2015 में, ठीक है, 2015 में मान लीजिए फादर की एज थी 45 इयर्स, ठीक है, और मान लीजिए चाइल्ड की एज थी 20 इयर्स। चलो ठीक है, मान लेते हैं 20 इयर्स थी। 20 इयर्स थोड़ा बहुत बड़ा चाइल्ड हो गया वैसे, चलो ठीक है 15 ले लेते हैं, ठीक है। 15 इयर्स इज द चाइल्ड का एज। तो बताओ ये इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? मतलब फादर इज हाउ ओल्डर देन द चाइल्ड? 30 है क्या? देखो है ना, 30 ईयर ओल्ड है। तो ये डिफरेंस है दोनों का। जैसे यहां पे L2 माइनस L1 है ना, वैसे यहां पे डिफरेंस है। अब देखना ध्यान से, अगर हम इन दोनों की एज 2020 में लिखें बच्चों, यानी कि आज की डेट में, तो आप बता सकते हैं ये कितने साल के हो चुके होंगे? ये हो चुके होंगे 50 ईयर्स के, क्योंकि 5 साल बढ़ गए ना। और ये बेचारा हो चुका होगा 20 साल का। बट क्या उनका डिफरेंस सेम रहेगा? तभी तो बोलते हैं ना, मतलब माँ बाप के लिए बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही है, दोनों बढ़ रहे हैं ना साथ में। तो अगर इनका डिफरेंस भी सेम है लेंथ का, मतलब दोनों बढ़ रहे होंगे और दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़ रहे होंगे। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो चेंज इन लेंथ होगा पहले रॉड का, यानी कि ब्रॉन्ज का, वही चेंज इन लेंथ होगा स्टील का फॉर ऑल टेम्परेचर्स। आई होप आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला लॉजिक समझ में आया। किन्हीं भी दो चीजों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम कब रहेगा? जब दोनों इक्वल अमाउंट से ग्रो करेंगे। ये भी 5 साल में 5 साल बड़े हो जाते हैं, ये भी 5 साल में 5 साल बड़े हो जाते हैं, तभी तो इनका डिफरेंस सेम है। तो यहां पे ये जितना भी बढ़ेगा ना किसी भी टेम्परेचर पे, इसे भी उतना ही ग्रो करना पड़ेगा। यानी कि ग्रोथ का मतलब क्या है? डेल्टा एल। तो डेल्टा एल ब्रॉन्ज का और डेल्टा एल स्टील का सेम होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन खत्म है। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ ब्रॉन्ज यानी कि L1 इंटू अल्फा ऑफ ब्रॉन्ज यानी कि अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। सही एग्जाम्पल था ना? इज इक्वल टू
डेल्टा एल ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्टील इंटू अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा टी। अब टेम्परेचर तो दोनों का सेम इंक्रीज किया है तो वो तो कैंसिल हो गया और देखो आंसर आ गया, अल्फा 1 L1 इज इक्वल टू अल्फा 2 L2। लॉजिक से मैंने आपको ये सिर्फ एक स्टेप में करके दिया है बच्चों, ये तो चलो सिर्फ एग्जांपल था, इसको मैं हटा रहा हूं। देखो अब मेरा सॉल्यूशन देखो असल में कितना बड़ा है ये। हाउ बिग इज द सॉल्यूशन, 1 लाइन, एक लाइन में सॉल्व करके दिया है मैंने, क्योंकि अगर आपको लॉजिक समझ में आता है, अगर आपको क्लैरिटी है टॉपिक की, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वरना जो बुकिश सॉल्यूशन होता है वो ये है। देखो इतना कुछ आप लिखेंगे है ना, L डैश लिखेंगे, फिर L2 डैश लिखेंगे, फिर L2 माइनस L1 डैश लिखेंगे, फिर दोनों को बोलेंगे कि अच्छा दोनों इक्वल हैं तो इक्वेट करेंगे, तब जाके इक्वेशन आएगा। टू मच ऑफ मैथमेटिक्स, तो टू मच ऑफ मैथमेटिक्स किल्स द फील ऑफ फिजिक्स, है ना। तो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है आपको, यहां से काम करिए कॉमन सेंस से। इसका सॉल्यूशन आप सिर्फ और सिर्फ 10 to 20 सेकेंड में कर सकते थे, अगर आपको यह बात समझ में आ गई कि दोनों इक्वल अमाउंट से ग्रो करने वाले हैं। यस, लाइक द आंसर, लाइक द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पसंद आया आपको? पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो अब आप, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, कम ऑन एवरीवन। यस यस हिमांशु, आई एम प्लानिंग फॉर दैट, लेके आएंगे जल्दी वन शॉट। The density of water at 20 degrees Celsius is 998 kg per meter cube, ठीक है, and at 40 डिग्री सेल्सियस is 992। तो आपने पढ़ा भी होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी ऑफ वाटर कम हो जाती है ना। ये तो सिर्फ पढ़ा था, बट अब ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ गया। इतना ही तो है बस डिफरेंस फिजिक्स में, है ना, थोड़ा सा आप न्यूमेरिकल के फॉर्म में चले जाते हो बस। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब बेटा अगर आप याद करोगे, मैंने आपको 3 टाइप के कोफिशिएंट पढ़ाए हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले। अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, बीटा एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में? आपसे गामा पूछा जा रहा है। चलिए बताइए क्या है आंसर एवरीवन। प्लीज फोकस और प्लीज ट्राई टू लर्न कैसे करेंगे क्वेश्चन। पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। कम ऑन एवरीवन। बी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, है ना। बी मतलब 2 × 10⁻⁻4। ओके ओके, देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सूरज इज ऑल्सो सेइंग बी, ओके। राजेश इज सेइंग ए, प्ले बोल्ड इज सेइंग ए, ठीक है। खुशबू इज सेइंग बी। तो थोड़ा डेमोक्रेसी है, बट आई सी मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग बी ओनली, है ना। बहुत सारे बच्चों ने बी बोला है। चलिए देखते हैं कि आंसर इसका सही में क्या है, ठीक है। तो देखते हैं मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, क्या ये बी है या नहीं। ए है बच्चों आंसर। ओके ओके, आई अंडरस्टूड क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, है ना। आर वी हियर टू लर्न बच्चों? ऑब्वियसली आप यहां पे सीखने के लिए आए हैं। कोई बात नहीं, गलती हो गई, आपने गलत आंसर दे दिया, आपने आंसर बी दे दिया। अब मैं आपको समझाता हूं सही आंसर कैसे देना है और सही आंसर आपका ए कैसे आएगा, ठीक है। देखना ध्यान से, सुनना मेरी बात। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि कभी भी जब आप ये लिखते हैं ना फाइनल वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम इज इनिशियल वॉल्यूम टाइम्स 1 + अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा लॉजिक समझना, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, यहां पे गामा लिख लेते हैं, सॉरी, है ना, यहां पे गामा लिख लीजिए क्योंकि वॉल्यूम है तो गामा आ जाएगा। तो अगर मैं डेल्टा टी से बच्चों वॉल्यूम इंक्रीज करूं, तो ये जो V2 है वो इतने फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 को। मतलब जैसे ऐसा समझ लो, V2 = V1 इंटू, मान लो इसकी वैल्यू आई 2, तो इसका मतलब है V2 बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ V1। तो ये जो चीज है ना 1 + गामा डेल्टा टी, ये आपको बताती है कि किस फैक्टर से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सही बोल रहा हूं क्या मैं? ये वाला जो चीज है लास्ट में 1 + गामा डेल्टा टी, ये आपको सिर्फ ये बताता है कि किस फैक्टर से ये वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है, या फिर कितना टाइम्स हो जाएगा V1 के। तो मान लो 2 टाइम्स V1 के हो रहा है, अगर उसकी वैल्यू 2 आई तो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर किसी भी चीज की वॉल्यूम इंक्रीज होती है और अगर आप मास को सेम रखते हैं, तो बताइए डेंसिटी का क्या होगा?
बताइए बताइए, अगर आप किसी चीज का वॉल्यूम इंक्रीज कर दें तो इट इज टेकिंग मोर स्पेस नाउ, तो उसका डेंसिटी क्या होगा? क्या डिक्रीज हो जाएगी बच्चों? सोच के देखो एक बार, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। अगर मास सेम रखा है ना, मास को अगर आप सेम रखते हैं और अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, क्या डेंसिटी कम हो जाएगी? ऑब्वियस है ना यार, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अगर V2 हो जाएगा V1 टाइम्स दिस, तो डेंसिटी 2 हो जाएगा डेंसिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई दिस। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर V ट्वाइस हो जाता है तो डेंसिटी हाफ होगा। कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आया? वैसे कॉमन सेंस है ना, नथिंग एल्स, सिर्फ कॉमन सेंस है। अगर आप वॉल्यूम को इतने टाइम से इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी इतने टाइम से डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर वॉल्यूम में मल्टीप्लाई हुआ तो डेंसिटी में डिवाइड हो जाएगा। अब समझ में आया? आ गया समझ में? यस, सिंपल है, सिर्फ कॉमन सेंस है ना। तो वॉल्यूम इज बिकमिंग दिस मैनी टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम, बट डेंसिटी विल बिकम डिवाइडेड बाय दिस। ओके, समझ में आ गया? अब कुछ भी नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पे। देखो फाइनल वॉल्यूम, फाइनल डेंसिटी क्या गिवन है? 992, तो रख दो यहाँ पे 992। इनिशियल डेंसिटी क्या गिवन है? 998, तो ये 998 हो गया रो 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो आप लिखेंगे 1 प्लस गामा, जो कि आपको कैलकुलेट करना है एनीवेज, और डेल्टा टी कितना है? 20 से 40, यानी कि 20 का टेम्परेचर डिफरेंस है। अब एक सिंपल मैथमेटिक्स लगेगा यहाँ पे, और सिर्फ यहाँ पे एक ही अननोन है गामा, आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड व्हेन यू कैलकुलेट दैट आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला, आपका आंसर आएगा ए। हो सकता है आपने ये फॉर्मूला लगा दिया होगा तो आपका आंसर रॉन्ग आ गया होगा, बी आ गया होगा, बट याद रखना कि डेंसिटी में ऐसा आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड गोइंग। करेक्ट आंसर इज ए, 3 इंटू 10 पावर माइनस 4। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वैसे बहुत इजी है अगर आपने टॉपिक समझा है जो मैंने आपको पढ़ाया है वो। फ्रिक्शन बेटा रह नहीं गया है, तो मैं आपको बता दूं, स्प्रिंट में हमने पहले शुरू के टॉपिक्स करे है ना, अप टू लॉज ऑफ मोशन करा है, उसके बाद मैं आपको सीधा थर्मल फिजिक्स करा रहा हूं। फ्रिक्शन भी कराऊंगा बट बाद में, क्योंकि इस टॉपिक की ज्यादा डिमांड थी, आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी थर्मल फिजिक्स में, तो इसको मैं पहले करा रहा हूं। बाद में मैं आपको वो नॉर्मल चैप्टर्स भी करा दूंगा, ठीक है, फ्रिक्शन एंड वर्क पावर एनर्जी एंड ऑल। चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका? ओके, कुछ बच्चे तो सी कह रहे हैं। लेक्चर नंबर कितना है? अच्छा, इसका जो कंफ्यूजन है वो दूर करने के लिए मैं पूरा एक बार नेक्स्ट क्लास में स्केड्यूल ऐड कर दूंगा, ठीक है। सारे टॉपिक्स का स्केड्यूल आ जाएगा, डोंट वरी। सिकंदर इज सेइंग सी, खुशबू सेइंग सी, मुकेश इज सेइंग बी। अच्छा चलिए, बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, बट एक खुशी की बात यह है कि सबसे ज्यादा आंसर्स आ रहे हैं सी, और खुशी की बात यह इसलिए है क्योंकि सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों, बहुत अच्छे। अब ये भी वही वाला सीन है, हमने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, ये वाला देखिए, ये वाला फॉर्मूला सिखाया था, है ना, कि जो थीटा मिक्सचर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। एक कंडीशन इसमें मैंने आपको बताई थी बच्चों कि मिक्सचर टेम्परेचर जो है वो एवरेज बन जाता है दोनों का, अगर दोनों का मास सेम हो और स्पेसिफिक हीट सेम हो, है ना। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाना इस वाले क्वेश्चन में, आपको समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चन हमें यहां पे गिवन है, राइट, हाँ ये वाला देखो, इसमें दो लिक्विड्स हैं, सेम मास में गिवन है, देखो मासेस आर इक्वल, ये चीज तो गिवन है मुझे। टेम्परेचर दोनों का 24 और 32 है। एक काम करो, बस आप इनका एवरेज निकालो, 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा बच्चों? ये 28 ही आएगा, क्योंकि ये 56 है, 56 बाई 2 इज 28। और अगर आप देखेंगे तो कोइंसिडेंटली मिक्सचर टेम्परेचर हमें 28 ही गिवन है, यानी कि ये एवरेज वाला केस गिवन है हमें। और अगर एवरेज होता है तो भाई मासेस तो इक्वल गिवन ही है, C1 इज इक्वल टू C2 भी ट्रू है ना, स्पेसिफिक हीट भी सेम होगा, मासेस भी सेम होंगे, तो उनका रेशियो कितना आएगा? 1:1, है ना। नाइस क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जो फॉर्मूले में बता रहा हूं वो जोक नहीं है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और एक और प्रूफ है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन का, ये ठीक है, अभी आपको दिखा देता हूं।
तो पहले तो ये क्वेश्चन कर लो एक बार, फिर वो वाला देखेंगे। जेई मेंस का क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, आई विल शो दैट क्वेश्चन टू यू। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए अब आप। देखो 2 आइडेंटिकल बॉडीज आर गिवन, है ना, 2 आइडेंटिकल बॉडीज गिवन है। जब आइडेंटिकल बॉडीज होती हैं तो सिंपल है, मास 1 इज इक्वल टू मास 2 हो जाता है, और वो सेम मटेरियल है। अब आप दिमाग लगा लो थोड़ा, ठीक है। एक बहुत अच्छी चीज यहां पे लिखी है, हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ध्यान देना, ज्यादातर क्वेश्चन में हम हीट कैपेसिटी की वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट हीट कैपेसिटी, किसी भी टेम्परेचर पे सेम हीट कैपेसिटी होती है ज्यादातर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है और वो कह रहा है कि हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, C इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। बताइए क्या आंसर है। यहां पे एक सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, I1 और C। A कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, है ना, बहुत सारे बच्चे A कह रहे हैं, एंड सम ऑफ यू आर सेइंग C ऑल्सो। ओके, अच्छा 50 डिग्री, है ना। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, व्हाट मेक्स यू थिंक कि A इज द आंसर। आपको क्यों ऐसा लगता है कि A आंसर है, बताइए। लॉजिक क्या लगाया आपने कि आइडेंटिकल है तो M1 M2 हो जाएगा, ये लॉजिक लगाया ना, और C1 C2 हो जाएगा, ये भी लॉजिक लगाया आपने शायद, है ना। बच्चों आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा जान के कि एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज B, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। चलो मैं आपको समझाता हूं, इसी लाइन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था जहां पे आपको एग्जामिनर ने ट्विस्ट कर दिया है। बॉडी आइडेंटिकल तो है तो मासेस तो इक्वल हो गए, समझता हूं इस बात को, डोंट वरी, बट उसने बोला कि हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। अब ये जो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, एक आइडेंटिकल बॉडी का टेम्परेचर 100 है, दूसरी वाली का टेम्परेचर 0 है, और अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बेटा, तो ऑब्वियसली ये वाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्रेटर देन दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है ना। तो यहां पे एग्जामिनर ने आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया बाय टेकिंग वेरिएबल इस हीट कैपेसिटी। अदरवाइज 90% क्वेश्चंस में सेम हीट कैपेसिटी होता है। अगर सेम ही हीट कैपेसिटी होता तो आपका आंसर होता A, बट क्योंकि यहां पे सेम नहीं है तो इट इज नॉट A। अब आप देखो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, है ना, थीटा मिक्सचर इज इक्वल टू C1 थीटा 1 प्लस C2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब देखो ये वाली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो कहने का मतलब है कि द थीटा मिक्सचर विल बी मोर टूवर्ड्स 100 डिग्री सेल्सियस। वो 0 और 100 के बीच में ना होके थोड़ा 100 की तरफ होगा, थोड़ा 100 की तरफ होगा, मतलब मोर देन 50। अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए कराया गया है आपको, है ना। ऑब्वियसली ये थोड़ा घुमा दिया उस क्वेश्चन ने, बट अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आप ट्विस्ट नहीं होंगे इससे। तो बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हीट कैपेसिटी अगर इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर गिवन है तो वो एवरेज नहीं होगा, क्योंकि दोनों की हीट कैपेसिटी अलग अलग हो जाएगी, है ना। चलिए सच क्वेश्चंस कम, व्हाट टू डू, आते हैं, हमें उनको फेस करना होता है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस का, अभी मैं आपको बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि मैंने बोला था कि जो फॉर्मूले मैंने आपको रटाए हैं या फिर मतलब याद कराए हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब ये देखो उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। उसने बोला कि 3 कंटेनर्स हैं, ठीक है, C1 C2 C3। यहां पे C1 C2 C3 स्पेसिफिक हीट नहीं है, कंटेनर्स हैं वो, कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2, कंटेनर नंबर 3। उसने बोला कंटेनर नंबर 1 में आपने आइडेंटिकल फ्लूइड लिया है, देखो, फिल्ड विथ सेम मटेरियल एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखना ध्यान से, इस टेबल को समझो, अगर टेबल समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि अगर सारे के सारे सेम मटेरियल हैं तो उनकी स्पेसिफिक हीट सेम हो जाएगी, है ना, स्पेसिफिक हीट सेम हो जाएगी। बट अगर आप देखेंगे तो मासेस अलग अलग हैं। यहां पे आपने 1 लीटर फ्लूइड लिया है, दूसरे कंटेनर में 2 लीटर लिया है, तीसरे में कुछ भी नहीं लिया है, तीनों को मिक्स कर दिया है, तो फाइनल टेम्परेचर आता है थीटा मिक्सचर इज 60 डिग्री। सेकेंड कंटेनर में आपने लिया 0 लीटर ऑफ फर्स्ट कंटेनर में, सेकेंड कंटेनर में 1 लीटर, थर्ड में 2 लीटर,
और टेम्परेचर सबका अलग अलग है, इसका टेम्परेचर θ1, इसका θ2 और θ3, देखो लिखा है ना, डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो देखो क्या है, पहले कंटेनर में टेम्परेचर θ1, दूसरे में θ2, तीसरे में θ3। पहले कंटेनर में हमने क्या किया, 1 लीटर लिक्विड डाला, यहां पे 2 लीटर, यहां पे कुछ भी नहीं डाला, मिक्स किया, थीटा मिक्सचर आया 60। अब सोचना ध्यान से, हमारे पास थीटा मिक्सचर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, m1c1 θ1 प्लस m2c2 θ2 प्लस m3c3 θ3 डिवाइडेड बाई m1c1 प्लस m2c2 प्लस m3c3। सही है क्या बच्चों, क्या यही फॉर्मूला है हमारे पास? बट एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेम मटेरियल दिया हुआ है हमें, हर लिक्विड का मटेरियल सेम है। अगर हर लिक्विड का मटेरियल सेम है तो ये C1 C2 C3 भी सेम होंगे, C1 C2 C3 हर जगह से हो गया कैंसिल। तो ये कौन सा वाला स्पेशल केस बना, थीटा मिक्सचर का फॉर्मूला आपके पास बनेगा अब m1 θ1 प्लस m2 θ2 प्लस m3 θ3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। करेक्ट बच्चों, ये हो जाएगा 50 इज द राइट आंसर। गुड। अब आप ये इक्वेशन जो है ना हर केस में लगाते जाइए, आपको 4 डिफरेंट केसेस गिवन है, हर केस में इक्वेशन लगाइए। अगर आप फर्स्ट केस में इक्वेशन लगाएंगे ना तो देखो मास है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, और थीटा मिक्सचर है 60, तो देखो फॉर्मूला लगाइए थीटा मिक्सचर 60, ठीक है। ये पार्ट आके इधर मल्टीप्लाई होगा थीटा मिक्सचर से, नीचे वाला पार्ट, करेक्ट। तो मल्टीप्लाई करेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 कितना है यहाँ पे 1, m2 कितना है 2, m3 कितना है 0, ऐड करोगे तो ये बनेगा सिर्फ 3, 2 प्लस 1, तो 60 इंटू 3 हो गया, इज इक्वल टू m1 θ1, तो m1 देखो 1 है तो 1 θ1 प्लस m2 θ2 2 θ2 प्लस m3 θ3 0, इक्वेशन नंबर 1। समझ आ रहा है? अब ये चीज आपको इसमें भी करनी पड़ेगी, सेम चीज आपको इसमें करना पड़ेगा और सेम चीज आपको इसमें करना पड़ेगा। 4 बार आपको सेम इक्वेशन लगाना पड़ेगा, तब जाके उनको सॉल्व करके आपका इक्वेशन आएगा। अब आप सोच के देखो, इतना टाइम आपके पास नीट में नहीं होता है बच्चों। जेई में सिर्फ 25 क्वेश्चन आते हैं, अब पहले 30 क्वेश्चन आते थे लास्ट साल तक। दिस टाइम ओनली 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, तो उनके पास थोड़ा समय ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यू गाइस हु आर गोइंग टू गिव नीट एग्जाम। बट फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स सेम है दोनों में, इक्वेशन हम भी सीखते हैं, इक्वेशन ये भी सीखते हैं, है ना। एंड सेम थिंग वी आर डूइंग, सेम इक्वेशंस ओनली, बस थोड़ा सा मेहनत यहां पे ज्यादा है, राइट। हाय अहमद, हाउ आर यू? एग्जैक्टली। तो बस आप ये 4 बार इक्वेशंस लिखेंगे जब बच्चों, तो ऐसा कुछ बनेगा, 4 इक्वेशन, चारों को सॉल्व करके फाइनल आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बेसिकली कैलोरीमेट्री इज बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूले। ये जो फॉर्मूले है ना, अगर आप ये थीटा मिक्सचर का फॉर्मूला याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशंस भी याद रखिएगा, स्पेशल केस वाला, सिर्फ ये लगाना है और आपको आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली एज प्रभात कह रहा है, जेई मेंस में आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा कराते हैं, मजदूरी का काम ज्यादा है ना। तो मतलब मैथमेटिकल मजदूरी आई एम सेइंग। बाकी कंसेप्चुअल लेवल आपको नीट में भी अच्छा रखना पड़ेगा, जो लेवल जेई मेंस में कंसेप्ट्स का होता है सेम होगा नीट में, सिर्फ और सिर्फ जो मेहनत मजदूरी है वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि टाइम वैसे भी आपके पास थोड़ा कम बचता है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाएं। क्या बच गया मैं? अच्छा, ये लेटेंट हीट कुछ याद आ रहा है? लेटेंट हीट मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, है ना। हाँ, लेटेंट हीट का क्या होता है, जब फेज चेंज होता है तो हम हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट है, वो पूरा फार्मर बना देते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आए प्लीज हिट द लाइक बटन, ओके, दैट इज द ओनली सपोर्ट वी वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन हमने कर लिया। एक और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन हम एक बार कर लेते हैं, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि यहां पे आपको लेटेंट हीट की भी जरूरत पड़ेगी। और बच्चा लोग, लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट।
अब ये लेटेंट हीट यहां पे आपको गिवन है, देखो जैसे स्टीम के लिए 540 गिवन है, तो अगर 540 को L बोलते हैं, L इंटू मास कर लें तो टोटल हीट आ जाती है। बस इतना आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। एक नाउ दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज, ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों। आई नो क्वेश्चन इज अ नाइस वन एंड यू विल नीड द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट एक बार मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे लिए, ठीक है। एक बार आप ट्राई करो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर ऑल ऑफ यू, डोंट वरी। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए एवरीवन। स्टीम इज गिवन एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। इट पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर विच इज एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो गर्मा गर्म स्टीम है 100 पे और वाटर है, वाटर में इसको डाल दिया गया, पास कर दिया गया, ठीक है। When the water acquires a temperature of 80 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनली जो वाटर आपके पास आता है उसका टेम्परेचर बढ़ गया ऑब्वियसली, है ना, 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, अब देखो इनिशियल मास ऑफ वाटर बच्चों 20 है, उन्होंने पूछा मास ऑफ वाटर प्रेजेंट कितना होगा, और जो चारों ऑप्शन है उन सब में जो ऑप्शन है वो 20 से ज्यादा है। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा मास ऑफ वाटर किधर से आ रहा है? अगर ये 20 था मास ऑफ वाटर पहले, अगर वो एक्स्ट्रा कुछ आ गया तो कहां से आया वो बताइए? स्टीम से आया। जो स्टीम था ना वो कंडेंस हो गया, क्योंकि स्टीम हायर टेम्परेचर में है। वो जैसे ही वाटर से मिला, विच इज वाटर एट लोअर टेम्परेचर, तो स्टीम का कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन हुआ तो स्टीम क्या बन गया? वाटर बन गया। तो दैट इज वाई जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो इंक्रीज हो गया। तो आपको निकालना है व्हाट इज द फाइनल अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर। क्या आंसर आ रहा है? एवरीवन गुड गुड, आपने रिस्पॉन्ड किया कि स्टीम से आया है, बिल्कुल सही है। बट एक बार आंसर बताइए, क्या आंसर आ रहा है आपका? फिर स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर एक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ 80, mass of water present will be D आ रहा है। चेष्टा इज सेइंग D, गर्गित सेइंग D, विकास इज ऑल्सो सेइंग D, भव्या का कहना है इट्स B। चलो देखते हैं क्या है सही आंसर, है ना। मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, करेक्ट आंसर इज D। क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी नाइस वेरी नाइस, अच्छा है। अब एक बार सुनो इसका एक्सप्लेनेशन, काफी मजेदार टॉपिक है, ठीक है, बहुत मजा आएगा इसके एक्सप्लेनेशन में आपको। देखो ध्यान से, अभी अभी हमने बात करी कि ये जो मास ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया। बाय द वे जस्ट ऑसम बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, आई एम सो ग्लैड अबाउट इट, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था और अगर आप इसका सही आंसर दे रहे हैं मतलब प्रिपरेशन बहुत झकास चल रही है, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी। तो अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि भाई इनिशियल मास तो 20 है वाटर का, अगर ये इंक्रीज हो चुका है तो इसका मतलब स्टीम का कंडेंसेशन हुआ होगा। बच्चों फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, मान लो कि 2 ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस होती है। अगर 2 ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस होती है तो फाइनली मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 22 ग्राम, है ना। चलो स्टीम तो बहुत सारी थी हमारे पास, बट मान लीजिए सिर्फ उसमें से 2 ग्राम का ही कंडेंसेशन हुआ, तो 2 ग्राम एक्स्ट्रा वाटर आ जाएगा। तो आंसर होगा 20 + 2 यानी कि 22। इसका मतलब हमें सबसे पहले ये निकालना चाहिए कि कितना ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस हुआ है। क्या बात समझ में आई? सबसे पहले हमें निकालना है कि कितने ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस हुआ है। इसको निकालने का तरीका क्या है? देखो, हीट लॉस्ट बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। क्या लॉजिक समझ में आया? जो भी हीट लॉस करेगा ना स्टीम, वो वाटर, ये वाला वाटर उसको गेन कर लेगा। अब देखना ध्यान से, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि m ग्राम्स ऑफ स्टीम लेट से कंडेंस हुआ, कितना ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस हुआ बच्चों? m ग्राम। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले आपके पास है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। यू हैव स्टीम विच इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि अगर स्टीम को आप कूल करना शुरू करेंगे इस टेम्परेचर से, तो सबसे पहले होगा इसका फेज चेंज, यानी कि ये बन जाएगा स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझ आया क्या? पहला स्टेप तो यही होगा
क्योंकि कोई भी चीज मतलब अगर स्टीम 100 पे है उसको आप कूल करेंगे तो उसका टेम्परेचर तुरंत कम नहीं होगा, सबसे पहले तो वो वाटर बनेगा, यही तरीका है ना। तो अगर ये स्टीम 100 से वाटर एट 100 बन जाता है तो इसे हम कहते हैं बच्चों लेटेंट हीट। कितना होगा वो लेटेंट हीट, एक बार ध्यान से देखना, मास ऑफ स्टीम इनटू दिस एल वैल्यू विच इज 540, ये लो हो गया। लेटेंट हीट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मास इंटू एल, इसमें कोई mc डेल्टा टी नहीं होता, यहां मास इंटू एल होता है ना, प्लस अब जब ये वाटर बन चुका है तो वाटर कितना है, m ही तो होगा ना, अगर m ग्राम स्टीम था तो m ग्राम वाटर है। अब ये n ग्राम वाटर 100 से फाइनली इसको 80 पे आना है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ध्यान से। फाइनली वाटर का टेम्परेचर 80 है तो वाटर 100 से वाटर को 80 पे आना है, तो अब ये सेंसिबल हीटिंग रिजेक्ट करेगा, है ना। तो सेंसिबल हीट का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी, तो आप लिखेंगे m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। बताओ बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 20, 100 से 80 यानी कि 20। ये पूरा पार्ट हो गया हमारा स्टीम का, डन एंड डस्टेड। अब ये जो स्टीम ने हीट रिजेक्ट करी है वो किसके पास गई है, इस वाले वाटर के पास, जो हमारा 20 ग्राम ऑफ वाटर था, ये भी तो बेचारा है यहां पे। अब ये 20 ग्राम ऑफ वाटर ने कितना हीट गेन करा, इसने गेन करा अगेन mc डेल्टा टी, तो 20 इंटू सी इज 1 इंटू डेल्टा टी। इसका इनिशियल टेम्परेचर था 10 और ये भी बाद में बन गया 80, तो इसके पास कितना टेम्परेचर चेंज आया, 70, तो ये 70 हो गया। अब बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना होता है, m इंटू 540 प्लस m इंटू 20, ये बन जाएगा m इंटू 560 एंड इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा, ओ माय गॉड सॉरी सब कुछ चला गया, आई डोंट नो कैसे हुआ ये, बट ठीक है चलो यहां से समझा देता हूं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यही आया था क्या बच्चों, m इंटू 560 है ना, m इंटू 560 आया था। राइट हैंड साइड में क्या आया था, 20 इंटू 1 इंटू 70, दैट विल बी 1400, है ना, 1400 होगा, 140 नहीं होगा, 1400। अब आपको सिर्फ इन दोनों को इक्वेट करना है, देखो 560m, हाफ सॉल्व तो हो ही गया था, इज इक्वल टू 1400, यहां से आ जाएगा m का वैल्यू विच इज 2.5 ग्राम, मतलब 2.5 ग्राम स्टीम कंडेंस हुई है। तो वाटर जो पहले 20 ग्राम था अब वो कितना हो जाएगा, 22.5 ग्राम, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। कोई नहीं चेष्टा, यस अंडरस्टूड है क्या बच्चों, फील आ गई क्या पूरी कैलोरीमेट्री की। हमने आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट वाले भी करा दिए, मिक्सिंग वाले भी करा दिए, मिक्सिंग में सारा केस समझा दिया आपको, लेटेंट हीट वाला क्वेश्चन भी करा दिया, देखो ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना। और ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन में, ठीक है। मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। आपका काम सिर्फ इतना है कि गो एंड आफ्टर द क्लास डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम थर्मल एक्सपांशन एंड कैलोरीमेट्री। आसान टॉपिक है, बट आसान कोई भी चीज तभी होती है जब आपको वो चीज आती है ना। वैसे तो गाड़ी चलाना भी आसान है, बट जो पहली बार चलाए उसके लिए तो डिफिकल्ट है, राइट। तो प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इफ यू प्रैक्टिस मोर ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और थर्मल फिजिक्स में हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, आज हमने सिर्फ एक सेशन लिया है, अगले सेशन में हम हीट ट्रांसफर और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी करने वाले हैं, एंड देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू द थर्मोडायनेमिक्स एट द एंड। तो बच्चों हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड वी विश यू गुड लक, आपका बहुत सक्सेस हो और आप अच्छे मार्क्स लेके आए आपके नीट पेपर में। वी एक्सपेक्ट ओनली ए स्मॉल थिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ओके। तो दिस इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, सी यू सून।